हेलो स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन तक डिस्कस किया था कि कौन कौन से सिम्टम्स होंगे इसमें अराइज होंगे। आज हम इस पर्टिकुलर सेक्शन में डिस्कस करने वाले हैं कि आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट की क्या पैथोलॉजी होती है, क्या ट्रीटमेंट मोडालिटीज होती हैं, कौन सी आप लैब टेस्ट से लैब वैल्यू से रूल आउट करेंगे कि ये आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट है। इस चीज के बारे में आज थरोली हम डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज आपको और क्लियर कर दूं कि अभी तक जो हम लोग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिस्कस कर रहे थे, यानी लक्षण जो हम डिस्कस कर रहे थे, वो किस पे बेस्ड था? वो बेस्ड था ए साइनोटिक कंडीशन पे। ठीक है। आज हम देखेंगे कि ओवर दैट पीरियड जब डिजीज एडवांस होती जाती है, आप कह सकते हो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, सिवियर कंडीशन में कन्वर्ट होती है, तो ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें? साइनोटिक में। यानी हम जो अभी तक पढ़ रहे थे वो ए साइनोटिक कंडीशन ही पढ़ रहे थे, बट ओवर द टाइम जैसे जैसे डिजीज का एडवांसमेंट होता है वो अपने आप कन्वर्ट हो जाती है साइनोटिक हार्ट डिजीज में। कैसे होती है ये जब हम पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरीके से साइनोटिक कंडीशन में जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है वो कन्वर्ट होता है। राइट। तो हमने ये डिस्कस कर लिया था। ओके, डायग्नोस्टिक टेस्ट बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। जो हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है, जो हमने पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस पढ़ा है, उसमें भी सेम डायग्नोस्टिक टेस्ट है और इसमें भी सेम है। एमआरआई सीटी जो है वो एड ऑन हो गया है, यानी इकोकार्डियोग्राम करेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करेंगे, चेस्ट एक्सरे मतलब करेंगे। चेस्ट एक्सरे क्यों कर रहे हैं? बेसिकली हार्ट का जो साइज है, कार्डियोमेगेली तो नहीं हुआ है, इसको रूल आउट करने के लिए करेंगे। एमआरआई सीटी स्कैन करेंगे पेशेंट का। ओके। हम पढ़ते हैं पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। पैथोफिजियोलॉजी थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, तभी आपको समझ में आएगा कैसे ये कंडीशन ए साइनोटिक टू साइनोटिक कंडीशन में कन्वर्ट हो रही है। ओके। हमने देखा था कि जो नॉर्मल सर्कुलेशन होता है, अगर हम इसको देखें, ये हमारा हार्ट है, ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये हमारा राइट साइड है। ओके। राइट साइड में जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो हमारी राइट साइड के वेंट्रिकल से होके पूरी बॉडी में क्या हो जाता है? सप्लाई हो जाता है। लेकिन हम जो पेटेंट सॉरी ये हम आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट पढ़ रहे थे, उसमें देखा हमने कि अपर चैम्बर में क्या हो रहा है? कंजेनाइटल, या फिर आप कह सकते हो जब बच्चा डिलीवर होता है उसके साथ क्या करता है? अपने दिल में एक छेद लेके पैदा होता है। अब दिल में छेद आपने सुना होगा, बहुत सारी कंडीशन में ऐसे होते हैं कि दिल में छेद हो गया, ये कंडीशन आमतौर पे लोग यूज करते हैं। एक्चुअली ये क्या होता है? जो फोरामेन ओवल होता है वो क्लोज नहीं हो पाता है, या फिर आप कह सकते हैं जो फोरामेन ओवल है वो रिमेन पेटेंट है, या उसका फॉर्मेशन पूरी तरीके से नहीं हो पाया है, क्लोजर फॉर्मेशन नहीं हो पाया है, इस वजह से वो ओपन है। तो ये जो ओपनिंग होती है उसकी वजह से क्या होता है? कुछ पोर्शन ब्लड का तो इधर आ जाता है, कुछ वॉल्यूम, और कुछ वॉल्यूम प्रेशर की वजह से वो किधर शिफ्ट हो जाता है? राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। समझ रहे हैं आप? मतलब जैसे ही ब्लड हमारा लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम में आते ही जब वो स्क्वीज करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन के साथ कुछ ब्लड तो इस वॉल्व के थ्रू हमारा वेंट्रिकल्स में आएगा, लेकिन क्योंकि एक वॉल्व यहाँ पे जो बिफोर द बर्थ बेबी के प्रेजेंट थी, उसकी वजह से इधर किधर शिफ्ट हो जाएगा? राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। इसीलिए हम इसको क्या पढ़ लेते? लेफ्ट टू राइट सेंड पढ़ लेते हैं। तो जैसे ही इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज होगा लेफ्ट साइड में, ब्लड किधर शिफ्ट हो जाएगा? ये ब्लू वाला एरो अभी आप देखिएगा, ब्लड शिफ्ट हो जाएगा किधर? लेफ्ट टू राइट सेंटिंग होने लगेगी, लेफ्ट साइड से राइट साइड में ब्लड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक तो डिजीज की बात हो रही थी। अब क्या हो रहा है कि बर्डन इंक्रीज हो रहा है। किधर बर्डन इंक्रीज हो रहा है? राइट साइड में, क्योंकि ऑलरेडी राइट एट्रियम में हमारा ब्लड आ रहा है, इम्प्योर ब्लड आ रहा है, इधर से प्योर ब्लड आ रहा है, तो जो वॉल्यूम है वो ब्लड का बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से राइट साइड ऑफ द हार्ट में क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, लोड बढ़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। जिसकी वजह से जो ये ब्लड वॉल्यूम है यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो इधर भी शिफ्ट होगा। ठीक है। वो बैक फ्लो भी होगा, हमारी पल्मोनरी जो वेसल्स है वहां पे भी बैक फ्लो होगा, प्लस हमारे वेंट्रिकल्स में भी आएगा। तो कहीं ना कहीं ये एट्रिया और वेंट्रिकल, जो हमारे राइट साइड के वेंट्रिकल और एट्रिया है, दोनों में क्या होगा? बर्डन इंक्रीज होगा, और बर्डन इंक्रीज होने की वजह से इनलार्जमेंट हो जाएगा, क्योंकि ब्लड क्या करेगा? धीरे धीरे आप कह सकते हो उसमें प्रेशर अराइज करेगा, और प्रेशर अराइज जैसे ही होगा क्या होगा? धीरे धीरे ओवर द टाइम क्या होगा? जो वेंट्रिकल्स है, हमारे जो चैम्बर्स हैं, वो क्या होंगे? इनलार्ज हो जाएंगे। राइट। देन क्या होगा?
जिसकी वजह से हमारा प्रेशर इंक्रीज होगा। ऑलरेडी मैंने बताया प्रेशर इंक्रीज होगा। और अब क्या होगा, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम यहाँ पे हो गया, ठीक है, यहाँ पे भी ज्यादा हो गया। अब ये जो हो गया यहाँ पे इनलार्जमेंट हो गया। अब इनलार्जमेंट की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे भी एक प्रेशर अराइज होगा। जब यहाँ प्रेशर अराइज होगा तो जो ब्लड तेजी से इधर आ रहा था, जब यहाँ का प्रेशर अराइज हो जाएगा तो ये ब्लड क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी क्या होगा, इसी होल के थ्रू, या आप कह सकते हैं ये जो मेम्ब्रेन जो जिसमें डिफेक्ट है उसी के थ्रू क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में शिफ्ट होने लगेगा। समझ रहे हैं, मतलब जो प्रेशर राइट साइड, सॉरी, लेफ्ट साइड से राइट साइड में आ रहा था, ब्लड जिस प्रेशर से आ रहा था, अब क्या होगा, ओवर द टाइम ये क्या होगा, राइट साइड से जो ब्लड है वो लेफ्ट साइड भी शिफ्ट होने लगेगा। और यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि इधर की तरफ जब आ रहा था तो ब्लड क्या हो रहा था, मिक्स नहीं हो रहा था। जो बॉडी में ब्लड सप्लाई हो रही थी वो कैसी हो रही थी, प्योर ब्लड सप्लाई हो रही थी। लेकिन अब क्या होगा, जैसे ही ब्लड जो शिफ्ट होने लगा, राइट टू लेफ्ट शंटिंग होने लगी, तो इसकी वजह से इम्प्योर ब्लड क्या हो रहा है, बॉडी में सप्लाई हो रहा है, और साइनोसिस की कंडीशन ओवर द टाइम देखने को मिलेगी। यानी जैसे जैसे डिजीज एडवांस होती जाएगी वैसे वैसे साइनोसिस वाले सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। बट इनिशियल स्टेज में अगर हम बात करें तो ये ए साइनोटिक कंडीशन है, इसको हम ए साइनोटिक कंडीशन के अंदर ही पढ़ते हैं, लेकिन ओवर द टाइम कॉम्प्लिकेशन के साथ ये कन्वर्ट हो जाती है साइनोसिस में। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या देखने को मिलेगी, हमें हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, यहाँ पे हाइपरटेंशन होगा, एच होगा यहाँ पे, बाय मिस्टेक टाइप हो गया, एन टी एन हो गया है, हाइपरटेंशन होगा यहाँ पे। पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्यों होगा, क्योंकि बैक फ्लो हो रहा है ब्लड का, तो बैक फ्लो की वजह से क्या होगा, जो पल्मोनरी हमारी वेसल्स है उसमें भी ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, और ब्लड वॉल्यूम की वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। और सीएचएफ देखने को मिलेगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा, एंड साइनोसिस ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि देखने को मिलेगा, राइट। ट्रीटमेंट मोडालिटी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। मेडिकल एंड सर्जिकल दो ट्रीटमेंट मोडालिटी है, लेकिन इसमें जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है वो हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट होता है, क्योंकि यहाँ जो डिफेक्ट प्रेजेंट है वो एनाटॉमिकल डिफेक्ट है, जिसको हम सर्जिकल मैनेजमेंट से ही करेक्ट कर सकते हैं। ओके, मेडिकल मैनेजमेंट हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली मेडिकल मैनेजमेंट बेस्ड होता है हमारा किस पे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में, यानी जो सिम्टम या कॉम्प्लिकेशन अराइज हो रही है डिजीज में उसको हम करेक्ट कर सकें। ठीक है, तो पहला हम बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं ताकि जो ट्रकीकार्डिया की कंडीशन आ रही है वो रिजॉल्व हो सके, सबसाइड हो सके। ब्लड थिनर देंगे ताकि क्लॉट फॉर्मेशन ना हो, इनकेस अगर क्लॉट फॉर्मेशन है तो वो स्ट्रोक की कंडीशन ना जनरेट कर दे पेशेंट के अंदर, इसलिए हम उसको ब्लड थिनर देंगे। देन डायूरेटिक देंगे पेशेंट को, ताकि एक्सेसिव फ्लूइड जो है, फ्लूइड का बिल्डअप ना हो पाए लंग्स में। ओके, अच्छा, अभी तक आपने ये सिम्टम में पढ़ा है कि पेशेंट को हाइपोटेंशन है, तो अगर हाइपोटेंशन है पेशेंट को तो हम डायूरेटिक क्यों देंगे, ये तो डिजीज की सिवियरिटी को बढ़ा देगा ना। तो इसका आंसर है कि जब भी हम ट्रीटमेंट मोडालिटी की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट मोडालिटी हमें प्रायोरिटी बेसिस पे रखना चाहिए कि अभी हमारी क्या प्रायोरिटी है। हमारे पास दो चीजें यहाँ पे जनरेट हो रही है, एक तो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन नहीं होने देना है बॉडी में, प्लस जो हमारी हाइपोटेंशन की कंडीशन है उसको रिजॉल्व करना है। हाइपोटेंशन की कंडीशन हम रिजॉल्व कर सकते हैं फ्लूइड वॉल्यूम रिप्लेसमेंट से, बट अगर हमारा ये फ्लूइड वॉल्यूम अगर एक्यूमुलेट हो गया लंग्स में, तो वो भी क्या, फिर वो क्या कॉज कर सकता है, वो क्या कॉज करेगा, हमारे लंग्स पे प्रेशर अराइज करेगा, जिसकी वजह से ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी। यानी अगर फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रहा है लंग्स में, तो ब्रीथिंग डिफिकल्टी जैसी प्रॉब्लम आएगी, पेशेंट सांस नहीं ले पाएगा प्रॉपरली, जो सांस ले रहा है पेशेंट, ब्रीथिंग जो पैटर्न है वो ब्रीथिंग पैटर्न नहीं फॉलो कर पाएगा। और पेशेंट ऑलरेडी कैसे है, साइनोसिस की स्टेज में है, साइनोसिस की कंडीशन है पेशेंट को, और अगर वो अच्छे से सांस नहीं ले पाएगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन डिमांड फुलफिल नहीं हो पाएगी, और वो ऑटोमेटिकली पेशेंट कैसे शिफ्ट हो जाएगा, शॉक की कंडीशन में चला जाएगा। तो यहाँ पे प्रायोरिटी क्या है हमारा, सबसे पहले तो पेशेंट को शॉक से बचाना है। अब शॉक से कैसे बचाएंगे, एक तो हम फ्लूइड वॉल्यूम रिप्लेसमेंट करेंगे, फ्लूइड वॉल्यूम हम पेशेंट को दे सकते हैं, यानी इंट्रावेनस हम फ्लूइड रिप्लेसमेंट करेंगे, ताकि पेशेंट का बीपी जो रहे वो मेंटेन रहे। प्लस हमें इसका ध्यान देना है कि
जो फ्लूइड है वो लंग्स में एक्युमुलेशन ना हो, इसलिए हम डायूरेटिक भी साथ साथ दें। तो डायूरेटिक और फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी बहुत ज्यादा ही हमें मॉनिटर के साथ, मतलब मॉनिटरिंग के साथ देनी होगी कि कितना हम फ्लूइड रिप्लेस कर रहे हैं और कितना फ्लूइड लॉस हो रहा है। इसका पूरा टोटल हमें इनपुट आउटपुट मेंटेन करना होगा। जरूरी नहीं है कि फ्लूइड बीपी इतना फॉल हो जाए कि पेशेंट शॉक में चला जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लड ऐसा शिफ्ट नहीं हो जाएगा हमारे राइट साइड में जिसकी वजह से बीपी फॉल हो रही है और हमें फ्लूइड रिप्लेसमेंट की थेरेपी करनी पड़ रही है। लेकिन जब हम डायूरेटिक देंगे तब बीपी फॉल होने के चांसेस है पेशेंट के अंदर, इसलिए फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी हम एडिशनल ट्रीटमेंट की तरह यूज कर सकते हैं। ओके। नाउ सर्जिकल मैनेजमेंट में हम एक तरह का सूचर लगा दें, पर स्ट्रिंग सूचर क्लोजर जिसको बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक राउंड, क्योंकि देखिए ये जो हमारा जो डिफेक्ट है वो कैसा है, राउंड डिफेक्ट है। राउंड डिफेक्ट का मतलब है कि जो हमारा एक लेट मी ड्रॉ, जो हमारा ओपनिंग है वो कैसा है, अगर ये वॉल है, ये वॉल है आपका, तो उसमें जो ये ओपनिंग है वो कैसी है, राउंड है। एक तरीके से ऐसे राउंड ओपनिंग है। तो इसमें जो राउंड ओपनिंग है इसमें जो सूचर लगता है वो कैसा कैसा लगता है, पर स्ट्रिंग सूचर लगता है। पर स्ट्रिंग सूचर कैसा होता है, मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे सूचर इधर लगेगा, इधर ऐसे लगाएंगे और फिर ऐसे ऐसे सूचर साइड साइड में लगा के फिर इसको यहाँ से जो है सूचर को आप खींचेंगे, तो सूचर जैसे ही आप जो सूचर का स्ट्रिंग है उसको जब आप ऐसे पुल करेंगे तो ये क्या होगा, ये स्पेस जो है जो इतना बड़ा है वो धीरे धीरे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे ही क्लोज करते हैं, इसको बोलते हैं पर्स स्ट्रिंग क्लोजर बोलते हैं। फिर है हमारा डेक्रॉन पैच। डेक्रॉन पैच क्या होता है, ये एक तरीके का पैच होता है। जैसे ये हमारा ओपनिंग है ना, तो इसमें क्या होगा, एक पैच होगा। ये पैच क्या करेंगे, इसके ऊपर हम प्लेस कर देंगे और साइड साइड में क्या करेंगे, सूचर लगा देंगे। यहाँ पे ऐसे ऐसे यहाँ पे सूचर लगे रहेंगे और ये सूचर क्या करेंगे, ये पैच जो होगा यहाँ पे अटैच कर देंगे हम। ठीक है, अब ये जो पैच है हम ये किस कंडीशन में लगाते हैं, अगर सूचरिंग जो है, जो हमारा सॉरी, जो हमारा होल है वो क्या है, वो बहुत लार्ज होल है, मतलब आप कह सकते हो लार्ज ओपनिंग है, तो उसके लिए हम डेक्रॉन पैच यूज करेंगे। और अगर स्मॉल हमारा ओपनिंग है तो पर स्ट्रिंग क्लोजर सूचर परफॉर्म करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।